हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12th के विषय जीव विज्ञान के चैप्टर सेकंड में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत मैंने आपको पुष्प के विभिन्न भागों का नाम बताया था, जिसके अंतर्गत हमने कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम यानी कि बाह्य दल, दल, पुंज, पुमंग और जायांग पढ़ा था। इन पूरे चारों भाग जिस पुष्प में मौजूद होते हैं उसे पूर्ण पुष्प कहते हैं, और जिसमें नहीं मौजूद होते हैं उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। इन दोनों में से बाह्य दल और दल को जनन के हिसाब से सहायक चक्र माना जाता है, और पुमंग और जायांग को यानी एंड्रोशियम, गाइनेशियम को जननशील का आवश्यक चक्र माना जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। जब हम जनन की बात कर रहे हैं लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में आपको पता है नर और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं। तो हमने इस हेतु नर युग्मोद्भिद की संरचना का थोड़ा सा अध्ययन किया था कि सबसे पहले पुमंग होता क्या है। तो देखिए, पुमंग का मैंने बताया था नर जननांग होता है पुंकेसर, ओके, जिसे लघु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। पुंकेसर के भागों के बारे में पढ़ा था। पुंकेसर द्विपालित होता है। पुंकेसर का परागकोश जो होता है वो द्विपालित होता है, और जो अंदर से जब उसको अनुदैर्ध्य या काटा जाएगा तो 4 लघु बीजाणुधार्मी धानियाँ दिखाई देती हैं, और वो 4 लघु बीजाणुधानियों में ही पराग कणों का विकास होता है। पराग कणों का विकास के पहले हमने लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ा था कि लघु बीजाणुधानी जो होती है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं जब अपरिपक्व होती है तो एक ही प्रकार की उसमें कोशिका होती है, और बाद में उनमें प्राप्सु कोशिकाएं यानी आर्ची स्पोरियल सेल्स का निर्माण हो जाता है। आर्ची स्पोरियल सेल बाद में चल के 2 प्रकार की सेलों का निर्माण करते हैं। एक भित्ति बनाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका, और एक पराग कण बनाती है जिसे कहेंगे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका यानी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। पर पिछली बार हमने पराग कोश की भित्ति के बारे में पढ़ा था। 4 प्रकार की भित्ति होती है। चारों प्रकार की भित्ति के कार्य पढ़ा था। सबसे बाह्य भित्ति जिसको हम कहते हैं बाह्य चर्म, है ना, बाह्य भित्ति जिसको हम बाह्य त्वचा, बाह्य चर्म, बाह्य त्वचा कहते हैं। उसके अंदर था अंतःस्थीसियम, एंडोथियम, अंतःस्थीसियम, त्वचा स्तर, है ना, ये सब एक कोशिकीय स्तर थे। फिर मध्य स्तर था जो ये 2 से 3 कोशिकाओं का निर्मित होता है। स्तर 2 से 3 स्तरों का बना होता है, और यह अल्प विकसित होता है। इसका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। टैपेटम फिर पड़ा था जो कि पोषक देता है, पुतंतु जिसे पोषतंतु भी कहते हैं। ये पोषण देता है किसको? निर्मित परागकणों को। और टैपेटम के बाद अंदर की तरफ जो निर्मित होती है उसे परागकण कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पराग कणों की संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट है पराग कणों की संरचना। तो आज का हमारा टॉपिक है पराग कणों की संरचना। ये था हमारे पिछली कुछ वीडियो में हमने जो पढ़ा था। तो पराग कण के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मैंने पहले का बता दिया ताकि आप इससे लिंक्ड हो जाए, ओके, जुड़ जाएं। तो पराग कणों की संरचना के बारे में पढ़ते हैं जो कि लघु बीजाणुधानी में निर्मित होती है। और लघु बीजाणुधानी अंदर से 4 भित्तियों का निर्मित होता है, और 4 भित्तियों के सबसे अंदर की ओर होता है पराग कण। तो आज हम पढ़ रहे हैं पराग कणों की संरचना, ओके। तो पाठ 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है, विषय है नर युग्मोद्भिद, जो कि बनता है पराग कणों से। तो नर युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट जिसे कहते हैं, ओके, मेल गैमेटोफाइट। तो नर युग्मकों का बनना किससे? परागकण से। क्या कहलाता है? युग्मक जनन। तो युग्मक जनन किसे कहते हैं? युग्मकों का बनना। पराग कणों से नर युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं।
पराग कणों से नर युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। ओके, तो अंकुरित परागकण को नर युग्मोद्भिद कहते हैं, याद रखिएगा, अंकुरित परागकण। अंकुरित परागकण को ही नर युग्म। अच्छा, अंकुरित मैंने आपको बताया था, जैसे कि यह वर्तिकाग्र है। ओके, वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण है और ये परागकण जब इसके ऊपर आते हैं बाह्य संसाधनों के जरिए, बाह्य माध्यमों से, हवा, पानी, कीड़े मकोड़े के द्वारा, परागकणों के द्वारा, परागकण विधि से, तो यहाँ पर इसमें एक पराग नलिका का विकास होता है। ओके, इसका भी एक सही समय होता है। अगर परागकण सही समय पर नहीं आती वर्तिकाग्र पे, तो इसका पराग नलिका, ये अंकुरित नहीं होते हैं और नर युग्मक नहीं बनते हैं, अर्थात युग्मक जनन नहीं होता है। तो इनके लिए भी एक सही समय होता है, और अगर सही समय पर ये यहाँ नहीं पहुँचती तो इनका निर्माण नहीं होता है। ओके, तो पादपों में सही समय पर वर्तिकाग्र तक पहुंचना ज़रूरी होता है परागकोश से मुक्त होकर के परागकणों का। ओके, तभी इनका विकास होता है। नेक्स्ट इसी में है नर युग्मोद्भिद के अंतर्गत परागकणों की संरचना। जब हम पढ़ रहे हैं कि परागकण अंकुरित होकर नर युग्मोद्भिद बनाते हैं, जिसे युग्मक जनन कहते हैं, तो पराग कणों की संरचना कैसी होती है? देखिए, पराग कणों की संरचना मैं बताती हूँ। पराग कण अंतःचोल, पराग कणों में 2 स्तर होते हैं। अंदर का कहलाता है अंतःचोल और बाहर का कहलाता है बाह्यचोल, यानी कि एक्साइन। अंदर का एंटाइन, इंग्लिश में भी आप लिख लीजिए, ज़रूरी है याद रखना। और बाहर का होता है बाह्यचोल। अब बाह्यचोल ज़रूरी नहीं है, कांटेदार भी हो सकता है, चिकना भी हो सकता है, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, खुरदरा हो सकता है ना, तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। यह इनको एक अलंकारित रूप देता है, धारीदार, कांटेदार, कैसे भी हो सकते हैं। बाह्यचोल एक विशेष रासायनिक पदार्थ इसके ऊपर होता है, बाह्यचोल के ऊपर, जिसे कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। ओके, तो बाह्यचोल के ऊपर एक रासायनिक पदार्थ होता है, मैं पहले लिख देती हूँ, एक्साइन। ओके, बाह्यचोल के ऊपर एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। देखिए, स्पोरोपोलेनिन का खास कार्य है ना, स्पोरोपोलेनिन का खास कार्य ये है कि ये स्पोरोपोलेनिन जब, एक और चीज़ बता दूँ, स्पोरोपोलेनिन यहाँ एक जनन छिद्र होता है, वहाँ पे अनुपस्थित होता है। एक मैं अलग कलर से बना देती हूँ, यहाँ स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होगा और ये होगा जनन छिद्र। जनन छिद्र, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। ओके, जनन छिद्र के पास स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। तो बताइए, बाह्यचोल पे प्रश्न उठता है, स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ का क्या कार्य है? देखिए, स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ क्या करता है, जब यह बीज परागकण, मान लीजिए किसी भी, स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ इन परागकणों को भौतिक और जैविक अपघटन से बचाता है ना। इसी कारण परागकण बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रखे जा सकते हैं, बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, अर्थात अपने अंदर के केंद्रक को बचाए रख सकते हैं, या कह सकते हैं गुणसूत्रों को बचाए रख सकते हैं, अर्थात एक पौधे की बनने की क्षमता जो होती है वो इनकी नष्ट नहीं होती उस रासायनिक पदार्थ के कारण। ओके, तो स्पोरोपोलेनिन उच्च ताप, अम्ल, क्षार, किसी भी चीज़ का असर इस पे नहीं होने देता, इसको विघटित होने से बचाता है स्पोरोपोलेनिन परागकणों को। ओके, अब आता है प्रश्न जो एक पूछा जाता है कि परागकण को प्रतिरोधी कौन सा रसायन बनाता है? तो स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन वह रासायनिक पदार्थ है जो परागकणों को
प्रतिरोधी बनाता है। बाह्य चोल पे मैंने जस्ट बताया एक छोटा सा छिद्र उपस्थित होगा, छिद्रनुमा, जिसे जनन संरचना होगी, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। यहाँ स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होगा। अच्छा, द्विबीजपत्री में ये 1 2 3 हो सकते हैं, लेकिन एक बीजपत्री में ये जनन छिद्र एक ही होता है। अंतःचोल जो होता है पतला, यहाँ पर जनन छिद्र के पास अंतःचोल पतला होता है, कोमल झिल्लीनुमा होता है और पैक्टिन सेलुलोज द्वारा निर्मित होता है। ओके, ताकि बाद में इसी जनन छिद्र से पराग नली का विकास होता है। इसी जनन छिद्र से पराग नली का विकास होता है। तो देखते हैं, उसके पहले ये देखते हैं कि जब यह परिपक्व हो जाती है परागकण और पराग कोश से फट करके बाहर आती है और पराग नली पर वर्तिकाग्र पर, ये वर्तिकाग्र, जब यह परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचती है परागण प्रक्रिया द्वारा, तब क्या होता है? तो देखिए, जब यह परागण द्वारा यह वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो इसकी एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, इस प्रकार से। ओके, एक कोशिका जो होती है, इसको मैं थोड़ा साइड में बता रही हूँ, आप देखिए यहाँ पर, इसी को यहाँ बता रही हूँ, इस प्रकार से देखिए। यह आंतरिक अंतःचोल मैंने लाल कलर से बना दिया और यह बाह्य चोल। बाह्य चोल कैसा भी हो सकता है, मैंने आपको बताया। इसकी आकृति चिपचिपी, कोमल, मुलायम, कांटेदार, धारीदार, कैसे भी हो सकते हैं। अब अंदर की यह एक कोशिका, अंदर का यह एक केंद्रक 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा, फिर उसके ऊपर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यह शुरू में जो ये छोटी कोशिका होती है लेंस के आकार की होती है, जिसे कहते हैं जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल। जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल, यह छोटी होती है आकार में, शुरू में लेंस के आकार की होती है, बाद में जर्मिनेट होने के बाद, यहाँ अंकुरित होने के बाद यह गोल हो जाती है और गोल होने के बाद एक केंद्रक जो होता है वो 2 नर युग्मकों में विभाजित हो जाता है और फिर वो दोनों नर युग्मक सूत्री विभाजन द्वारा दोनों नर युग्मक लंबे और पतले हो जाते हैं ताकि पराग नली से आसानी से जा सकें। ओके, और यह जो बड़ा भाग दिख रहा है यह है वेजिटेटिव पार्ट, कायिक कोशिका। ओके, कायिक कोशिका, यह इससे पराग नली का विकास होता है। ओके, तो यहाँ हम वापस नीचे आते हैं, इसी को एक डायग्राम से समझते हैं कि किस प्रकार से निर्मित होता है। ओके, ये हो गया वर्तिका, नीचे अंडाशय का भी कार्य नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं समझाऊंगी। यह अंतःचोल की यह कायिक कोशिका में पराग नली का विकास हो जाएगा इस प्रकार से, और यह पराग नली का केंद्रक यहाँ मैं बना देती हूँ जो पराग नली को विकसित होने में मदद करेगा। ये पराग नली को विकसित होने में मदद करता है, परिवर्धित होने में, बनने में। ओके, आपको पता है परागण प्रक्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता है, कीट, पंछी, कुछ भी हो सकते हैं। अब जो ये जनन कोशिका थी, ये जनन कोशिका पहले लेंस के आकार की थी, बाद में ये गोल हो जाती है और उसके बाद में यह लंबे और पतले होकर क्रीम के रूप में दिखाई देती है। तो लंबा आकार क्या करता है, इसको पराग नली में आसानी से जाने में मदद करता है, तो यह लंबे आकार की हो जाती हैं। ये पराग नली में सुविधा होती है इसको आगे से आगे बढ़ने में। तो ये है आपके पास 2 नर युग्मक। आपने पढ़ा होगा पहला नर युग्मक अंड से निषेचित होगा और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से। तो इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में जो मादा युग्मक है उसका
सॉरी अंडाशय का एक चित्र बना के बताऊंगी, उसमें ध्रुवीय केंद्रक वगैरह क्या होते हैं, तो वापस हम पढ़ेंगे कि नर युग्मक किससे निषेचन कर रहे हैं, आएगा भी आगे। अभी सिर्फ इतना पढ़ना है आपको कि नर युग्मक, दो नर युग्मकों का निर्माण होता है सूत्री विभाजन द्वारा। जो जनन कोशिकाएं होती है उन जनन कोशिकाओं में सूत्री विभाजन होता है, जिससे दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। और ये नर युग्मक आकार बदल के लंबे और पतले क्रीम रूपी हो जाते हैं और धीरे धीरे पराग नलिकाओं में आगे की ओर बढ़ते हुए बीजांड में जाकर प्रवेश करते हैं। तो बीजांड की संरचना हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके। और ये नर युग्मक जो होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, अचल होते हैं, खुद से नहीं चलते हैं, अकशाबिक होते हैं, अगुणित होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं। ओके। तो ये आगे से आगे उसमें चलते रहते हैं। ठीक है, ये है पराग नली। पराग नली में आगे से आगे गमन करते रहते हैं। तो पराग नली ये रसायनों के वजह से आगे गमन करते हैं। और यह कायिक कोशिका या कायिक कोशिका के केंद्रक आगे से आगे बढ़ती है। तो ये किससे? जनन छिद्र से विकसित होती है। पराग नली का विकास जनन छिद्र से होता है। अब ये दो कोशिका, जनन और कायिक कोशिका के बारे में मैं एक बार अंतर बता देती हूँ आपको। देखिए, कायिक कोशिका आकार में छोटी होती है। शुरू में केंद्रक इनका प्रारंभ में लेंस के आकार का होता है, बाद में गोल हो जाता है। ओके। तो सॉरी, जनन कोशिका जो होती है प्रारंभ में लेंस के आकार की होती है और बाद में यह आकृति इसकी परिवर्तित होकर गोल हो जाती है। और इसके बाद यह सामान्यतः लंबे होकर के, इससे दो जो नर युग्मक बनते हैं वो लंबे और पतले होकर के क्रीम के आकार रूपी पराग नली में आगे की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों में डीएनए की मात्रा समान होती है, मगर आरएनए की मात्रा कायिक कोशिकाओं में अधिक होती है। अब कायिक कोशिका के केंद्रक प्रारंभ में गोल होते हैं और बाद में अनियमित आकार के होते हैं। ओके। विभिन्न कोशिकांगों के आकार और संख्या में इनकी वृद्धि हो सकती है और आरएनए और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होती हैं, इसमें रसधानियां नहीं होती हैं और कायिक कोशिकाओं द्वारा अंकुरन होकर पराग नली का निर्माण होता है। ओके। कुछ समय पश्चात कायिक कोशिका नष्ट हो जाती है। जब यह पता चल जाता है, यह सुनिश्चित हो जाता है कि आगे से आगे अंकुरन के लिए नर युग्मक चला गया, तो फिर ये इनका हास्य हो जाते हैं धीरे धीरे। ओके। तो यह थी इन दोनों कोशिकाओं के बारे में। अब आते हैं जो बाह्य चोल है, बाह्य चोल के ऊपर जो ये स्पोरोपोलिनिन नाम का पदार्थ था, है ना। तो आपको पता ही है, जो बाह्य चोल के ऊपर स्पोरोपोलिनिन नामक रासायनिक पदार्थ था, वह जो लघु बीजाणुधानी थे उसके आंतरिक स्तर जो थी पोषूतक और टेपेटम, उससे निर्मित होती हैं। लेकिन इन्हीं से इसके ऊपर एक और संरचना निर्मित होती है, परत निर्मित होती है। अनेक कीट जो होते हैं वो पुष्पों को जो परागित करते हैं, परागकणों के सतह के ऊपर एक तेलीय पदार्थ होती है, उससे यह जो परागकण होते हैं उनके शरीर से चिपक जाते हैं। परागकण का विशेष रंग, चिपचिपापन, इनका गंध इनके ऊपर की एक विशेष परत के कारण होती है, जिसे कहते हैं पॉलन किट। ओके। तो पॉलन किट का निर्माण भी टेपिटम्स की कोशिकाओं द्वारा हुआ है। तो टेपिटम की कोशिकाओं से ही इनका संश्लेषण होता है। पॉलन किट का अपना ही एक महत्व है। देखिए, ये कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इनका चिपचिपा स्वभाव, ताकि कीड़ों के शरीर से चिपक जाएं, यह भी चिपक जाएं और परागण हो सके, परागण में मदद मिलती है। ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंस है, एक फ़ायदा है। और पराग कणों को पराबैंगनी किरणों से संरक्षित रखते हैं। ये पॉलन किट का इम्पॉर्टेंस है, फ़ायदा है ना। देखिए, पॉलन किट जो परागकण जो होते हैं, परागकण परागकोश में होते हैं। परागकण के परिपक्व होने के बाद परागकोश जो होती है फट जाती है और फटने से परागकण बाहर निकल आते हैं, है ना। तो कई मनुष्यों में क्या होता है, इस परागकणों से एलर्जी भी होती है। परागकोश जो होते हैं वो पोषण से भरपूर होते हैं, परागकणों में पोषण से भरपूर होते हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी होती हैं। तो कुछ लोगों को तो इससे एलर्जी होती है, बीमारी होती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में इन परागकणों को गोली और सिरप के रूप में उत्पादित किया जाता है और बाज़ार में बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर
प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, खनिज सब कुछ भरपूर मात्रा में होता है। तो यह खिलाड़ी और रेस के घोड़ों के जो कार्य क्षमता होती है उसको उसमें वृद्धि लाती है। तो खिलाड़ी और रेस के घोड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए ये बहुत अच्छा साधन है। तो वेस्टर्न कंट्री में इसको टैबलेट और सिरप के रूप में बेचा जाता है, उत्पादित किया जाता है। तो इसका ये भी एक गुण है जिसको इसके अंदर भरपूर मात्रा में आहार होती है, सप्लीमेंट फूड बहुत ज़्यादा होती हैं, पूरक पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वेस्टर्न कंट्री इसको काम में भी लेती है। तो पराग कण की गुणवत्ता में उपस्थित पराग की गुणवत्ता में जो उपस्थित होती हैं ये सारी चीज़ें, ये आगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में काम में ली जाती हैं। ओके, अब देखिए भारत में जो गेहूं का उत्पादन होता है उसमें एक गाजर घास के तरीके का, जिसे पार्थीनियम कहते हैं, है ना, वो जो होती है वो हर जगह ज़्यादातर जगहों मिलती है। तो वो परागकण एलर्जी का कारक होता है। इससे दमा, कई लोगों को एलर्जी से बीमारियां होती है, दमा जैसी, श्वसनीय शोथ जैसी ऐसी बीमारियां होती है। ओके, तो पार्थीनिया गाजर घास ये एलर्जी का भी कई जगह पे कारक होता है। ये एक याद कर लीजिएगा, ये आपके पूछा जाता है। देखिए अलग अलग पादपों के परागकणों की जीवन क्षमता अलग अलग होती है। मोस्टली जो परागकण होते हैं उनकी जीवन क्षमता बहुत जल्दी ख़त्म होती है, 30 मिनट में खो जाती है। जबकि जो गुलाबवंत होते हैं, रोजिसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी आदि कुछ सदस्य होते हैं जिनके परागकण की जीवन क्षमता महीनों भर भी बनी रहती है। तो अलग अलग पादपों की जीवन क्षमता परागकणों की अलग अलग होती है। ओके, देखिए पैदावार को बढ़ाने के लिए परागकणों को द्रव्य नाइट्रोजन में -196 डिग्री जिसका सेल्सियस होता है कई वर्षों तक इकट्ठा करके रखा जाता है, भंडारित भी किया जाता है इनको। ओके, ताकि इनका भंडारण होता है, ताकि आगे से आगे प्रजनन हो सके, प्रजनन कराया जा सके। तो इस प्रकार से भंडारित परागकण का प्रयोग बीज भंडार यानी कि बैंक की भांति पराग भंडारकों के रूप में फसल प्रजनन के कार्यक्रम के दौरान की जाती है। तो बैंकों में बीज जिसमें रखा जाता है, पराग भंडारण जिसे कहते हैं, जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे परागकण के लिए भी भंडारण होता है, उसमें संरक्षित रखी जाती है। ओके, तो आज का आपका यही नर युग्मक था। नर युग्मक बनने की प्रक्रिया को, अंकुरित परागकणों से नर युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और परागकणों की संरचना आज हमने पढ़ा। परागकणों की संरचना में 2 चोल होते हैं, 2 स्तर होते हैं। अंदर का अंतःस्थल बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं, अंतःचोल और बाह्य चोल। बाह्य चोल पे स्पोरोपोनिलिन नामक पदार्थ होता है जो इसको जैविक अपघटन से बचाता है। और अंतःचोल पे एक जगह पे, बाह्य चोल के एक जगह पे स्पोरोपोलिनिन, एक छिद्रनुमा संरचना पे स्पोरोपोलिनिन उपस्थित नहीं रहता है, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। बाद में यही अंतःचोल में उपस्थित कोशिका, अंदर की जो केंद्रक होती है, वह केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाती है, छोटी, और वह 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। उनके मध्य 2 केंद्रकों के मध्य एक भित्ति आ जाती है, 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, एक छोटी एक बड़ी। जो छोटी कोशिका होती है उसे जनन कोशिका कहते हैं, जो बड़ी कोशिका होती है उसे कायिक कोशिका कहते हैं। दोनों में डीएनए समान मात्रा में होती है, परंतु जनन कोशिका में आरएनए की मात्रा कम होती है, जबकि कायिक कोशिका में आरएनए की मात्रा अधिक होती है। जनन कोशिका में ना के बराबर होती है, आरएनए नष्ट भी हो जाते हैं, उनमें आरएनए की बाद में ज़रूरत नहीं होती, परंतु डीएनए होती है क्योंकि वह नर युग्मक है ना। और जनन कोशिका छोटी होती है, कायिक कोशिका बड़ी होती है। कायिक कोशिका आगे चल के जनन छिद्र से अंकुरित होकर परागनली का निर्माण करती है, जबकि जनन कोशिका आगे चल के 2 नर युग्मकों का सूत्री विभाजन द्वारा निर्माण करती है। नर युग्मक पहले आकार में जनन कोशिका लेंस के आकार की होती है, फिर गोल बदलती है और फिर लंबे क्रिम रूपी हो जाते हैं, ताकि पराग नली में नर युग्मक, चूँकि नर युग्मक अचल है, खुद तो चल नहीं सकते, तो उसमें आसानी से इनकी गति हो सके, है ना। रसायनों द्वारा इनकी गति होती है, इनमें अचल हैं, ये चल नहीं सकते नर युग्मक। तो दोनों नर युग्मकों का आगे क्या होता है यह हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि नर युग्मक किस प्रकार से द्वीप निषेचन करते हैं, त्रिक संलयन क्या है ना, ये सब हम पढ़ेंगे। और निषेचन प्रक्रिया क्या है ये हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मादा युग्मोद्भिद क्या है, किस प्रकार बनती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।